Hello students, today we will discuss about light emitting diodes. Which phenomena is responsible to emit light from a diode? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सिंपल सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड, क्या इससे लाइट इमिट हो सकती है? आंसर इज नो। देखिए, स्टडी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आए और समझ में आने के बाद भी ये काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करने के बाद 2 दिन बाद सब भूल जाओ। तो ये ट्रिकी स्टडी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम एलईडी पे डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सिंपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, और हम लोगों ने ये भी देखा लेक्चर 1 में कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 में जितने मटेरियल हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सब जो है आपके प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इनका नाम है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक है। और इसमें जब हम ग्रुप 3 मटेरियल को ऐड कर देते हैं, यानी डोप कर देते थे, तो ये पी टाइप मटेरियल हो जाता था। और अगर इसमें ग्रुप 5 टाइप्स की मटेरियल को ऐड कर देते थे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता था। ठीक ना। तो सिलिकॉन जर्मेनियम आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। और दूसरे केस में जिसको कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जब ग्रुप 3 और ग्रुप 5 मटेरियल को आपस में ऐड कर देते हैं। इसमें ग्रुप 4 मटेरियल नहीं है, ग्रुप 3 और ग्रुप 5 जो ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल था और पेंटावैलेंट मटेरियल था, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमको कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रुप 3 का गैलियम और ग्रुप 5 का आर्सेनाइड मिलके हो गया गैलियम आर्सेनाइड, ग्रुप 3 का इंडियम और ग्रुप 5 का फास्फाइड मिलके हो गया गैलियम फास्फाइड। इसी तरह से कैडमियम सल्फाइड, एल्युमिनियम गैलियम ये ग्रुप 3 का है और आर्सेनाइड ग्रुप 5 का है, यानी गैलियम एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। इसी तरह से गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड एंड सेलेनियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, और इन्हीं का यूज करके हम डिफरेंट एलईडी बनाते हैं या फोटो डायोड बनाते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इन मटेरियल में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके सेमीकंडक्टर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल में और कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइट इमिट कर सकता है जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल को और कैसे डिवाइड किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक ना। तो ये जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल के कैटेगरी में है। ठीक ना। और जितने कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल में? देखिए, हम लोगों ने जो है लेक्चर 1 में पढ़ा था बैंड गैप थ्योरी, जिसमें ये देखा था कि मटेरियल के अंदर जो है ये आपका के है और ये आपका एनर्जी है E। जो आपके एनर्जी बैंड गैप डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे एक बैलेंस बैंड था और एक कंडक्शन बैंड था। हम लोगों ने देखा था बैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिंपल एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि एक सिंपल न्यूक्लियस है एटम का। ये सिलिकॉन या कोई भी एटम हो सकता है। सिलिकॉन है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना। अगर ये ग्रुप 3 का मटेरियल है तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, पेंटावैलेंट में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने देखा था जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस बैंड में होते थे, और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ करके फ्री मटेरियल में घूमते थे जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते थे, ये आपके सभी के सभी कंडक्शन बैंड में होते हैं। दूसरे तरीके से और समझेंगे आप कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल गया और फ्रीली मूव कर रहा है तो यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक
होल जनरेट हो जाएगा, यहाँ खाली स्थान, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्ड, और फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर मटेरियल में मूव करेगा। तो ये होल जो है आपके वैलेंस बैंड में होते हैं, जितने भी होल होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो आप दो तरीके समझ सकते हैं कि वैलेंस बैंड में सारे होल हैं, जितने भी होल मटेरियल में वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और जितने भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। या एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपके वैलेंस बैंड में होते हैं। तो क्या फिनोमिना होता है, यहां से देखिए कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, अगर इसको कुछ एनर्जी आप प्रोवाइड कर दें, इतनी एनर्जी अगर आप दे दें, चाहे थर्मल एनर्जी या बाहर से बाइसिंग करके, कि ये इलेक्ट्रॉन मटेरियल को ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल सकता है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो है अनबाउंड हो सकता है, ठीक ना, बाहर निकल सकता है। तो इसी बात को दूसरे तरीके से समझिए कि अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इनको एनर्जी मिल जाए और ये जंप कर जाए ऊपर कंडक्शन बैंड में, अगर ये कंडक्शन बैंड में यहां जंप कर जाते हैं तो क्या होगा, यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना। आपने बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ये कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी फ्रीली मूव कर रहे हैं, करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ टाइम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहने के बाद वापस बैलेंस बैंड में वापस आ जाता है। ये फिनोमेना आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के बाद, ठीक ना, कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ मिली सेकेंड रुकने के बाद, नैनो सेकेंड रुकने के बाद ये वापस फिर से बैलेंस बैंड में आ जाता है। तो वापस आने के प्रोसेस में कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे देखिए, अगर ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ देर रुकने के बाद जब वापस आता है तो यहाँ पे जो होल है उससे रिकम्बाइन हो जाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बिनेशन में जो ये बैलेंस, यहाँ ये बीच का जो एनर्जी है, इतना एनर्जी, इसको बैंड गैप कहते हैं, इतनी एनर्जी ये क्या है, रेडिएट करता है या इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन पे ये एनर्जी बैलेंस एनर्जी इसको कहते हैं, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, इसकी एनर्जी Eg है, इतनी एनर्जी ये इमिट करता है ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। फिर से देखिए, पहला फिनोमिना था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, आपका बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और ये इसको एनर्जी बाहर से कहीं से मिला, थर्मल एनर्जी ही ये जूम कर लीजिए, थर्मल एनर्जी इसको मिला तो ये मूव कर गया कंडक्शन बैंड में, और यहाँ कुछ माइक्रो सेकेंड रुकने के बाद ये वापस आ जाएगा बैलेंस बैंड में। ये नेचुरल फिनोमेना है, बैलेंस बैंड में आएगा तो फिर ये जो बैलेंस एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन वापस आके होल से रिकम्बाइन होगा तो ये जो बैलेंस एनर्जी है, इतनी एनर्जी ये इमिट करेगा, या तो हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, ठीक ना। तो यही मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक देखना है, कब ये जो बैलेंस एनर्जी आपकी हीट जनरेट करेगी या कब ये लाइट जनरेट करेगी, ठीक है। देखते हैं इसमें। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड का जो लोअर पार्ट है, लोएस्ट पॉइंट, एंड बैलेंस बैंड का जो ये पीक पॉइंट है, ये दोनों अलाइंड नहीं होते हैं। अगर इसको देखेंगे तो इसका यहाँ लाइन यहाँ कहीं आ रहा है और इसका लाइन यहाँ पे आ रहा है, यानी ये लाइन अलाइंड नहीं है। जबकि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पॉइंट और वैलेंस बैंड का पीक, ये दोनों एक सेम लाइन में होते हैं, अलाइंड होते हैं। पहले तो डिफरेंस हो गया, बैंड गैप यहाँ पे डायरेक्ट है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जब वापस बैलेंस बैंड में आता है तो डायरेक्टली वो सीधे नीचे आ जाता है। जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है पहले मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, और मेटा स्टेबल स्टेट से फिर आपका जो है वैलेंस बैंड में आता है, ठीक ना। एक बीच में जो है इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। बैंड गैप से आपने समझ गया। अच्छा, इस इनडायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जो आ रहा है वैलेंस बैंड में, यानी पहले कंडक्शन बैंड से मेटा स्टेबल स्टेट फिर वैलेंस बैंड में, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन जो होता है, यहाँ पे जो बैलेंस एनर्जी है, यानी एक एनर्जी यहाँ है एक एनर्जी यहाँ है, तो ये जो इतनी एनर्जी बैलेंस एनर्जी है
ये आपकी हीट के रूप में जनरेट होती है। ठीक है, ये सिंपल जो सिलिकॉन जर्मेनियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन होल जब रिकम्बाइन करते हैं तो जो वैलेंस एनर्जी है वो हीट जनरेट करती है, यानी हीट के फॉर्म में रेडिएट करती है। ठीक है, जबकि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड्स मूव्स डायरेक्टली टू वैलेंस बैंड एंड रिकम्बाइन विथ होल्स एंड वैलेंस एनर्जी, ये जो वैलेंस एनर्जी है, दिस वैलेंस एनर्जी रेडिएट इन फॉर्म ऑफ लाइट, यहां से लाइट जनरेट करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहां पे लाइट जनरेट होता है, और इनडायरेक्ट कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वहां पे हीट जनरेट होता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ये सिंपल अभी तक जो आपने पढ़ा है जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ये हीट जनरेट करता है, और आपका जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डायोड बनाएंगे वो लाइट जनरेट करेगा। ठीक है, यही सब बातें जो अभी हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पे देखिए आपका रिटर्न है। एक्चुअली इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ है। ठीक ना, तो पहला क्या है, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक ना, यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है। सेकंड क्या है, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विल बी कोलाइडिंग विद द क्रिस्टल वॉल। मटेरियल में जो क्रिस्टल है वहां पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में आते हैं तो वो क्रिस्टल की वॉल से टकराते हैं। ठीक ना, डायरेक्टली कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं आते हैं, इसीलिए टकराने की वजह से आपकी हीट जनरेट होती है। ठीक ना, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल के हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इधर लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पढ़िएगा, यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहाँ भी हम लोग पढ़ा कि डायरेक्ट जो है कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और रिकम्बाइन हो रहा है तो बैलेंस एनर्जी जो आपकी लाइट के फॉर्म में जनरेट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज 99% ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फॉलिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड एंड रिकम्बाइन फ्रॉम होल ओनली। ठीक ना, यहाँ क्या कह रहा है कि 99% इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करते हैं और रिकम्बाइन करते हैं होल से। ये बात यहाँ कही गई अभी जो हम लोग समझा। ओनली 1% ऑफ हीट इज जनरेटेड। 99% इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मूव करते हैं, 1% इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्रिस्टल वॉल से टकराते हैं जो कि हीट जनरेट करते हैं। ये बात कही गई यहाँ पे जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका जो सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि डायरेक्ट बैंड गैप में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्टली मूव करता है, पहले मेटा स्टेबल स्टेट में जाता है तब वैलेंस बैंड में आता है। ठीक है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक है इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड गैप, जिसकी वजह से एक में हीट जनरेट होता है, दूसरे में लाइट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। ओके, अब हम लोग मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं एलईडी। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड, ये बिल्कुल इससे आप लोग फैमिलियर हैं और यूज भी करते हैं, डिफरेंट कलर की आप एलईडी यूज करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो डायोड है ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। कंपाउंड का मतलब ग्रुप 3 मटेरियल को ग्रुप 5 मटेरियल से ऐड करके ये बनाया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए कौन कौन से हैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइट। ठीक ना, तो इतने सारे ये मटेरियल जो बनाए गए हैं, इतने सारे मटेरियल यूज करते हैं ये अलग अलग कलर की एलईडी को जनरेट करने के लिए। जैसे गैलियम इसको याद भी रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछता है कि गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल का अगर डायोड है तो ये इंफ्रारेड लाइट जनरेट करेगा, इसको कहते हैं IR एलईडी। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है तो ये ऑरेंज कलर की लाइट जनरेट करता है और येलो कलर की लाइट जनरेट करता है। कब येलो करेगा, अगर मोर कंसंट्रेशन ऑफ P, अगर फास्फाइड का कंसंट्रेशन यानी एटम ज़्यादा होगा तो ये ऑरेंज कलर जनरेट करेगा, और अगर फास्फाइड का कंसंट्रेशन कम होगा लेस P, तब ये येलो कलर जनरेट करेगा। इसी तरीके से ग्रीन एलईडी बनाने के लिए
अगर आपको ग्रीन कलर के एलईडी बनाना है तो आपको कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, गैलियम फास्फाइड। ब्लू एलईडी के लिए गैलियम नाइट्राइड यूज होता है, ठीक ना। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिए और ये बिल्कुल बहुत सारे सवालों का आपके जवाब दे देगा, ठीक है। यहाँ पे है इमिटेड लाइट की लैम्डा यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.24 मल्टीप्लाई बाई ईजी। ईजी आपका बैंड गैप एनर्जी है, जहाँ पे ईजी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में रखा जाएगा और जो आपका लैम्डा आएगा ये माइक्रोमीटर में आएगा, ठीक है। इसकी यूनिट माइक्रोमीटर है। अगर ये आपका ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। अगर एनर्जी जूल में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करके रखेंगे और लैम्डा इस फार्मूले में रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो माइक्रोमीटर में आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस फार्मूले का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड का जो किसी भी मटेरियल, इन सभी मटेरियल का जो गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, गैलियम फास्फाइड है, गैलियम नाइट्राइड, इन सभी मटेरियल का जो एनर्जी बैंड गैप होगा यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो एनर्जी होगी ईजी, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, सबकी अलग अलग होगी। जैसे गैलियम आर्सेनाइड के हम जानते हैं 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर गैलियम आर्सेनाइड को आपको देखना है कि कौन सा कलर जनरेट करेगा, जैसे हमने यहाँ कहा IR इंफ्रारेड कलर जनरेट करेगा, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि इंफ्रारेड जनरेट करेगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1.24 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है इसकी है 1.43, हमको पता है 1.43। तो इसको जब आप पुट करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू माइक्रोमीटर में आएगी, लैम्डा की वैल्यू वो उस पार्टिकुलर कलर के करस्पॉन्डिंग जनरेट होगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जैसे आपको पता है, अगर विजुअल लाइट है तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। विजुअल लाइट का आपको पता है लैम्डा की वैल्यू होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक ना। और इससे कम अगर जो है आपका वेवलेंथ है तो अल्ट्रा वायलेट रे हो जाएगा, और इससे अगर ज़्यादा आपका लैम्डा की वैल्यू आई तो इंफ्रारेड हो जाएगा। तो आप यहाँ कैलकुलेट करके निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू 7800 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो लैम्डा की हर एक कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो आप जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कलर के लिए लैम्डा है। यानी आपका मटेरियल चेंज करेंगे तो बैंड गैप एनर्जी चेंज होगी, बैंड गैप एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे लैम्डा चेंज होगा, और लैम्डा जिसके करस्पॉन्ड होगा, अगर वो ऑरेंज कलर के करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू आई तो ऑरेंज कलर जनरेट करेगा, येलो कलर के करस्पॉन्डिंग आए तो येलो कलर जनरेट करेगा। इसी तरीके से आप इस फार्मूले से आप ग्रीन एलईडी के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है आप कैलकुलेट कर लेंगे, या ब्लू लाइट एलईडी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है, उसके बैंड गैप एनर्जी क्या होनी चाहिए, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। दूसरे तरीके से अगर आपको एनर्जी बैंड गैप दिया गया है तो आप बता देंगे कि ये मटेरियल कौन सा कलर जनरेट करेगा, ठीक ना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या होता है कि आपका बैंड गैप एनर्जी दिया गया होता है और आपसे पूछता है कि ये कौन सा कलर जनरेट करेगा, तो आप लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू से देख लीजिएगा कि कौन से कलर के लिए लैम्डा वैल्यू है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए भी। इसका सिंपल लॉजिक सिंबल क्या होता है, ये एक एरो है, एक वर्टिकल लाइन है जो आपका सिंपल पीएन जंक्शन डायोड के लिए था। बस इसमें एक क्या करना है कि लाइट बाहर निकलते हुए दिखा देना है, दिस डायोड इज इमिटिंग लाइट। ये कंप्लीट सिंबल है, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड और उसमें लाइट बाहर जाते हुए दिखा दीजिएगा। ये इसका एक सर्किट है, फॉरवर्ड बायस में ये यूज होता है, क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तभी जो है आपका ये लाइट जनरेट होगा, ठीक है। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वोल्ट और एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक, वोल्ट एंड एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये देखना है
कि फॉरवर्ड बायस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। जैसे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में आपने देखा था कि आपका कट इन वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज के पहले जो है डायोड का करंट स्लोली इंक्रीज करता है और कट इन के बाद जो है रैपिडली इंक्रीज करता है, लीनियरली बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो कट इन वोल्टेज सिंपल पीएन जंक्शन में आपने 0.7 वोल्ट देखा था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका कट इन वोल्टेज जो है गैलियम आर्सेनाइड डायोड के लिए 1.3 वोल्ट है। ये 1.3 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और 1.3 वोल्ट के पहले अप्लाइड वोल्टेज, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया उसके पहले आपका करंट नियरली जीरो है या बहुत ही कम है, निग्लिजिबल करंट है, जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है 1.3 वोल्ट के बाद अगर आपने अप्लाई किया तो ये करंट लीनियरली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा आपके डायोड से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी आपका जो एलईडी है वो ब्राइटर होगा, ज़्यादा चमकेगा। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा कंडीशन है जब आपकी एलईडी मैक्सिमम ब्राइटनेस देती है, यानी जो इंटेंसिटी जनरेट होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हमने देखिए डॉट डॉट लाइन बनाया है, एट वोल्टेज 3.3 वोल्ट करंट विल बी 20 मिली एम्पियर। ठीक ना, फॉरवर्ड वोल्टेज के 3.3 वोल्ट पे आपका करंट 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपका डायोड मैक्सिमम लाइट जनरेट करेगा, यानी डायोड का ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा। यही बातें यहां पे लिखा है। यही बातें यहां पे भी लिखा है कि लाइट इज इमिटेड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन एट जंक्शन। लाइट क्यों जनरेट हुआ है? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होते हैं तभी जो है आपका लाइट जनरेट होता है। एलईडी इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस, सही बात है, विथ 20 मिली एम्पियर ऑफ फॉरवर्ड करंट। ये 20 मिली एम्पियर। LED emits the maximum intensity of light for which forward voltage is 3.3 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लाइट इमिटिंग डायोड डिस्कस किया कि कौन से कलर के LED बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस कब आपको मिलेगा। और नेक्स्ट डायोड इज फोटो डायोड। देखिए ये भी आपका डायोड जो है कंपाउंड मटेरियल का बना होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल का। ठीक ना, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसके सिंबल जो है आपका सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, बस यहाँ पे लाइट क्या है, बाहर से अंदर आ रही है, यानी इस डायोड के जंक्शन पे जब बाहर लाइट पड़ेगा तो ये आपका जो है इसके करस्पॉन्डिंग करंट जनरेट करेगा। एक्चुअली इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि फोटो डायोड इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एलईडी क्या है? एलईडी डायोड इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज को ये लाइट में कन्वर्ट करता है। ये एलईडी आपका है और लाइट को जो है ये करंट में कन्वर्ट करता है, ये फोटो डायोड है। इसे कहते हैं फोटो डिटेक्टर। फोटो डायोड आपका जो है लाइट डिटेक्टर होता है, लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? इट इज ए सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। जो आप लोग पीएन जंक्शन डायोड आपने सिंपल पढ़ा था, बस इसमें क्या है कि एक जंक्शन के पास जो है फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। जंक्शन के पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल का है, ये ग्रुप 3rd और 4 के जो है कंबाइंड कंपाउंड मटेरियल हैं, वही सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इस पे यहाँ पे लेपन कर दिया जाता है। और ये सेंसिटिव का मतलब ये है कि फोटो मतलब होता है ऑप्टिकल लाइट। ठीक ना, ये फोटान को सेंस करता है, यानी फोटान को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करता है। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। और इसमें मोस्ट पॉपुलर फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जनरली कैडमियम सल्फाइड ही यूज किया जाता है फोटो सेंसिटिव मटेरियल के यूज में, जिसका लेपन कोटिंग आपके जंक्शन पे किया जाता है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। फोटो डायोड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट है। क्या होता है फोटो कंडक्टिव इफेक्ट में? दैट इज
कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल और डिवाइस इंक्रीजेज विथ लाइट, यानी आपका जो यहाँ पे फोटॉन या लाइट जो है फोटॉन के फॉर्म में जो है इम्पिंज हो रहा है, इस पे पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है आपका करंट जो है वो इंक्रीज होगा या इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक ना। इस इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो आपकी कंडक्टिविटी डायोड की उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी इसकी वजह से जो डेवलप करंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जितने डायोड अभी अब तक आप लोगों ने पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी और जीनर डायोड, फोटो डायोड, इसमें पूछा जाता है कौन इसमें रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, कौन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज करता है। तो सभी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स में वर्क करता है और क्यों करता है, ये सब भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जर्मेनियम फोटो डायोड रिस्पॉन्स टू विजुअल लाइट एंड रिस्पॉन्सेस टू विजुअल लाइट एंड सिलिकॉन फोटो डायोड रिस्पॉन्सेस टू इंफ्रारेड लाइट। अगर आपको विजुअल लाइट के लिए जो डायोड बनाना है, यानी ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, इस तरह के, तो आपको जर्मेनियम, सिंपल जर्मेनियम मटेरियल का फोटो डायोड बनाएंगे और फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर देंगे आप। रिवर्स सैचुरेशन करंट आर थर्मली जनरेटेड करंट इज कॉल्ड डार्क करंट। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि डार्क करंट क्या होता है। जब इस पे आपने जो है लाइट अप्लाई नहीं किया है, ठीक ना, लाइट इस पे कोई नहीं पड़ रही, सिंपल आपने रिवर्स बायस में जो है कनेक्ट कर रखा है डायोड को, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, ठीक ना, वो इलेक्ट्रॉन और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है ये डेवलप होगा और वो थर्मली जनरेटेड होता है, इसलिए उसको कहते हैं थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। जो आपका रिवर्स करंट होता है बिना लाइट अप्लाई किए हुए, वो आपका जो है डार्क करंट होता है, उसी को कहते हैं डार्क करंट। और जब आप लाइट अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है वो आई फोटान हो जाएगा, यानी करंट जो है फोटान की वजह से हो जाएगा। डार्क करंट आपका बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर आर्डर का होता है, ठीक है। जर्मेनियम के केस में ये माइक्रो एम्पियर आर्डर का होता है, बहुत कम होता है, और जब आप फोटान अप्लाई करेंगे तो मिली एम्पियर आर्डर का हो जाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, डार्क करंट क्या होता है। डार्क करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर करंट दैट इज थर्मली जनरेटेड, ठीक ना, ये चीज आप जानते हैं डार्क करंट क्या है। यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, फोटान की वजह से करंट जो आपका आई फोटान इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई डार्क, ठीक ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरह क्वेश्चन आता है, और आपका ओवरऑल करंट इज इक्वल टू आई फोटान प्लस आई डार्क, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फार्मूला था, बहुत सिंपल है। कभी फोटान दे दिया जाता है और डार्क दे दिया जाता है, ओवरऑल करंट आपसे पूछ लिया जाता है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम से फोटो डायोड के, ये आपका रिवर्स बायस वोल्टेज है और ये आपका करंट, जनरेटेड करंट है। तो यहाँ देखिए 0 लक्स पे, ये इंटेंसिटी की जो है आपकी यूनिट है 0 लक्स पे, यानी जब कोई लाइट आप नहीं इम्पिंज कर रहे हैं, कोई प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, तो ये आपका करंट आपका जो जनरेट हो रहा है कितना कम है इसका वैल्यू। जैसे आप लाइट का जो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी 10 लक्स हो जाएगा ये, तो ये आपका जो है करंट इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे आपका करंट और इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इम्पिंजिंग लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, आपका जनरेटेड करंट भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो फोटो डायोड आपका जो है फोटो एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट डायोड इज बैरेक्टर डायोड। एक्चुअली डायोड जो आपका सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है उसी से बैरेक्टर डायोड बनाया जाता है, एंड इट प्रोवाइड्स वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी आपको एक वेरिएबल कैपेसिटर अगर जनरेट करना है, बनाना है, जो ट्यूनिंग में यूज होता है, यानी रेडियो रिसीवर पे या माइक्रोवेव रिसीवर पे आप जो वेरिएबल वेरी करने वाला जो है कैपेसिटेंस अगर आपको बनाना होता है, सिंपल आपको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था वो नहीं बनाना है, ठीक ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लोअर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे आपको डायोड को, सिंपल डायोड को कैपेसिटर की तरह यूज करना होता है, ठीक ना। तो एक स्पेशल डायोड होता है जो लीनियरली ग्रेडेड होता है, यानी इसकी ग्रेडिंग जो होती है लीनियरली होती है,
ठीक है। तो वो जो है वायरेक्टर डायोड कितना यूज होता है, इसमें जो कैपेसिटेंस जनरेट होता है वो कैपेसिटेंस किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड वोल्टेज के 1/√3 के होता है, 1/3 के होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो वायरेक्टर डायोड आपका जो है वेरिएबल कैपेसिटेंस जनरेट करता है एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज डिपेंड्स अपॉन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्या होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और क्या होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो ये अगर आपसे पूछे कि वायरेक्टर डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक से देखिए, जब आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका ये कैपेसिटेंस की वैल्यू जो डिक्रीज होगी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। और यहाँ पे आप जो है रिवर्स बायस को इंक्रीज डिक्रीज करके आप डिजायर्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसका लॉजिक सिंबल क्या है, वायरेक्टर डायोड का सिंबल पे भी क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन आ गए, 4 में 4 डायोड आपको बता दिया। इसमें पूछ लिया गया कि वायरेक्टर डायोड कौन है, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड कौन है, तो आपको पहचानना पता होना चाहिए। आपका यहाँ पे सिंपल ये एक एरो है और 2 वर्टिकल यानी यहीं कैपेसिटर बना है, और वेरिएबल को आप पता है वेरिएबल करने के लिए इसमें एक एरो बना देते हैं, यानी इस कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो ये आपका सिंबल है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। कैपेसिटेंस सीटी है आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, को वेरिएबल बना दिया और इसके पैरेलल में एक आप रिवर्स रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। इसकी क्या फीचर है, वायरेक्टर डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। एप्लीकेशन क्या है इसका, इट इज यूज्ड इन एफएम जनरेटर एंड फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर्स। एफएम जनरेटर में यूज होता है, ठीक है ना, और रेडियो रिसीवर में यूज होता है। तो वायरेक्टर डायोड का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ये सिंपल आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल का बना होता है। इसका लॉजिक सिंबल ये है, इसका ऑपरेटिंग कंडीशन रिवर्स बायस है, और ये कहाँ यूज होता है।